नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 26 का भाग 2, क्रियात्मक वाला भाग अर्थात आंसर की, जिसे हमने नाम दिया है लेसन 53। हमारे आज के इस अभ्यास 26 भाग 2 के जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो है पयस अर्थात सकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप, शत्रु प्रत्यय, श्रु धातु के लट लोट और लंग लकार, साथ ही जश्त्व संधि। तो ये हमारे सामने अभ्यास 24 का प्रथम पृष्ठ है, जिसको हम लेसन 52 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उसका स्पर्श मात्र करके सिंहावलोकन करेंगे। तो देखिए, 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या हो गई है 520। यहाँ हमें नियम 66 और 67 के आधार पर अनुवाद करने हैं। क खंड के अंतर्गत पयस से लेकर तमस तक हमने पिछले वीडियो में 7 सकारांत शब्दों के रूप जाने। कोकिलह से लेकर उलूकह तक 7 पक्षियों के नाम जाने। इसी तरह श्रु, शक और आप, इन धातुओं को जाना, इनके रूप जाने। और घ खंड के अंतर्गत हमने स्वकीय, परकीय, त्वदीय, मदीय इत्यादि 6 प्रत्ययांत कुछ विशेषण शब्दों को जाना। पयस से लेकर तमस तक के शब्द रूप पयस के समान चलेंगे और श्रु से लेकर आप तक की धातुएं श्रु के तुल्य चलेंगी। यह जानते हुए हमने पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण किए, साथ ही यशस इत्यादि के रूप भी पयस के तुल्य ही चलाए। साथ ही श्रु धातु के लट लोट और लंग के रूप स्मरण करने के साथ ही शक और आप धातुओं के रूप भी श्रु के तुल्य पिछले वीडियो में हमने चलाए हैं, पर यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए उनको फिर से डिस्प्ले कर रही हूँ। ये आपके सामने है पयस सकारांत या असंत नपुंसकलिंग शब्द रूप। बोलिए मेरे साथ, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम, पयसि पयसोः पयस्सु या पयसु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। तो इस सकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप से संबंधित एक वीडियो विस्तार से बनाकर मैंने YouTube पर अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक यहाँ लगा रही हूँ। इसको विस्तार से जानने के लिए और याद करने के लिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। अगला शब्द देखिए, यशस। यशः, यशस्वी, यशांसी आदि जो पयस के समान ही चल रहा है। और अगला शब्द मनस, इसके रूप भी मनः, मनसी, मनांसी, यशस के समान ही हमको चलाने हैं। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं धातु रूपों पर। ये श्रु धातु लट लकार वर्तमान काल। बोलिए मेरे साथ, श्रुणोति श्रुणुतः श्रुण्वन्ति, श्रुणोषि श्रुणुथः श्रुणुथ, श्रुणोमि श्रुणुवः श्रुणुमः या श्रुण्वः श्रुण्मः। यहाँ पर मैंने आपको पूर्व में बताया, फिर बता रही हूँ कि ये जो श है, वैदिक श, इसमें री की मात्रा लगाकर ये श्रुणोति यहाँ लिखा है, पर आप इसको जो हमारा प्रचलित तालव्य श है, इसमें भी री की मात्रा लगाकर श्रुणोति इत्यादि लिख सकते हैं। अगला देखिए, श्रु धातु लोट लकार आज्ञार्थक। बोलिए, श्रुणोतु श्रुणुताम श्रुण्वन्तु, श्रुणु श्रुणुतम श्रुणुत, श्रुणवानि श्रुणवाव श्रुणवाम। अब श्रु धातु लंग लकार भूतकाल, अश्रुणोत अश्रुणुताम अश्रुण्वन, अश्रुणोः अश्रुणुतम अश्रुणुत, अश्रुणवम अश्रुणुव अश्रुणुम या अश्रुण्व अश्रुण्म, दोनों तरह से ये रूप चलेंगे। श्रु धातु का वीडियो भी आई बटन पर लगा रही हूं। आगे आप धातु और शक धातु के रूप भी हमने पिछले पाठ में विस्तार से याद किए थे। अभी यहाँ पर उसका
स्पर्श मात्र कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रही हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी। अभी आगे आप धातु लट लकार के रूप, इसको भी हमने पिछले पाठ में अच्छे से पढ़ा है। तो ये आप धातु लट लकार आपनोति आपनुतः आपनुवंती, आप धातु लोट लकार आपनोतु आपनुताम आपनुवंतु, और आप धातु लंग लकार आपनोत आपनुताम आपनुवन। ये आप पिछले वीडियो में इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब ये शक धातु जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा सकना इस अर्थ में इस धातु का काम पड़ता है, तो इसे भी आप लोग अवश्य याद कर लें। शक्नोति शक्नुतः शक्नुवंती, शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ, शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः। अब इसका लोट लकार शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवन्तु, और इसी शक धातु का अब यह लंग लकार अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन। आगे के नियमों को देखिए। आगे के नियमों में नियम 66 झलाम जश झशी, ये जश्त्व संधि का नियम यहाँ हमको पढ़ाया गया था। जश्त्व संधि से संबंधित एक विस्तार से भी वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें न केवल हम झलाम जशी जश झशी वरन झलाम जशोन्ते इस सूत्र को भी विस्तार से समझाया है। इन दोनों संधियों का अर्थात जश्त्व संधि का काम हमें हमेशा संधि तोड़ते समय और संधि करते समय पड़ता ही है, इसलिए आई बटन पर मैं लगा रही हूँ उस वीडियो को, आप लोग उसे विस्तार से देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल यह देखिए कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तब। और यहाँ कुछ चौथे से तीसरे होने के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बुध से बुद्धि, सिद्धि से सिद्धि, दुग्धम से दुग्धम, लब्धः से लब्धः और युद्धः से युद्धः। अगला देखिए नियम 67 रहा है, रहा था और रहा होगा जैसे प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में शत्रु प्रत्यय लगाकर होता है। इस शत्रु के श और री का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल अत, तो तकारांत शब्द बनता है और फिर उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। और इसके बारे में यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये रहा है, रहा था के योग में यह शत्रु प्रत्यय केवल परस्मयी पदी धातुओं में ही लगता है, यह आत्मनेपदी धातुओं में नहीं लगता। आत्मनेपदी धातुओं से संबंधित प्रत्यय हम अगले पाठ में पढ़ने वाले। तो लट के स्थान पर शत्रु प्रत्यय होता है निरंतरता के अर्थ में, तो शत्रु का अच्छेश बचता है और शत्रु प्रत्यय लगाकर जब हम रूप बनाते हैं तो यहाँ एक उपाय बता रहे हैं कि धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से, जैसे हमने पठंती बनाया, तो इस रूप में से हम यदि बीच की मतलब बीच का न और अंतिम ई को हटा दें, माने इस दोनों को न को और ई को हटा देंगे तो ये हलंत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये जो बचा पठत, ये शत्रु प्रत्यय वाला रूप है ना। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि शत्रु प्रत्ययांत शब्द के रूप पुल्लिंग में गच्छत के समान चलते हैं। तो तकारांत शब्द रूपों की लिंक ऊपर आई बटन पर लगी हुई है। तो गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान चलते हैं, पर गच्छति नहीं बनता, गच्छन्ति बनता है। तो गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्यः ऐसे रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेंगे, जगत जगति जगन्ति आदि। तो शत्रु के रूप कैसे बनेंगे, कह रहे पठ पठन्ति पठत, लिख लिखन्ति लिखत, इसी प्रकार क्रू से कुर्वत, गम से गच्छत, हस से हसत, पश से पचत, दृश्य से पश्यत, स्था से तिष्ठत, पा से पिबत और घ्रा से जिघ्रत इत्यादि। अब इसको ये शब्द रूप बनने के बाद हम निरंतरता के अर्थ में क्या करते हैं कि शत्रु प्रत्यांत शब्द के बाद हम अर्थ के अनुसार अस धातु लगाते हैं। लट
या लंग का प्रयोग, यहाँ पर लिट का भी प्रयोग होता है। तो लट लिट या लंग का प्रयोग करेंगे। यदि वर्तमान काल की बात है तो हम लट लगाएंगे। जैसे वह पढ़ रहा है तो सह पठन अस धातु में लट लगाया, सह पठन अस्ति। यदि भूतकाल की बात है, वह पढ़ रहा था, तो हम अस धातु भूतकाल का प्रयोग करेंगे शत्रु प्रत्यय के साथ, सह पठन आसीत। और यदि लृट लकार का प्रयोग हमें करना होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो शत्रु प्रत्यांश शब्द के साथ हम अस धातु भविष्यत काल लृट लकार का प्रयोग करेंगे, सह पठन भविष्यति। तो इस तरह से इन नियमों का हमने शीघ्रता से सिंहावलोकन किया, क्योंकि इनका विस्तृत विवेचन हम पिछले पाठ अर्थात लेसन 52 में कर चुके हैं। अब आगे हमको क्रियात्मक कार्य करना है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने लेसन 52 नहीं देखा है तो उसे देखे बिना ये अनुवाद मत कीजिए। यहाँ पर मैं आई बटन पर लेसन 52 की लिंक लगा रही हूँ, पहले उसको देखिए, उसके बाद आगे का भाग देखिए। इसी तरह शत्रु प्रत्यय से संबंधित वीडियो बनाकर भी मैं एंड स्क्रीन पर तथा यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी, विस्तार से आप उसको समझ सकते हैं। अभी हमारे सामने है अभ्यास 26 का क्रियात्मक वाला भाग, जिसमें कुछ उदाहरण के वाक्य दिए हुए हैं। वह पढ़ रहा है, वे दो पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। स पठन अस्ति, तौ पठन्तौ स्तः, ते पठन्तः सन्ति, या त्वं पठन् असि, यूयं पठन्तः स्तः, अहं पठन् अस्मि, वयं पठन्तः स्मः। सा पठन्ति अस्ति, सः पठन् आसीत्। सा पठन्ति अस्ति, यहाँ तक वर्तमान काल के वाक्य है। फिर सः पठन् आसीत्, वह पढ़ रहा था, और सह पठन भविष्यति, वह पढ़ रहा होगा। ये लृट लकार और लंग लकार के वाक्य हैं। फिर पढ़ते हुए शिष्य को देखो, पठन्तम शिष्यम पश्य, पठते शिष्याय दुग्धम देहि। यहाँ पर पठन शब्द के विविध विभक्तियों में रूप चलाकर हमने वाक्य बनाए थे। सह हसन अस्ति, भोजनम पचन, बालिकाम पश्यन, पुष्पम जिघ्रन, जलम च पिबन अस्ति। ये अस धातु के साथ शत्रु प्रत्यांश शब्दों का प्रयोग, और फिर पयः, यशस इत्यादि शब्दों का, पयः, पिब, यशांसी, इच्छ इत्यादि शब्दों का विविध विभक्तियों में प्रयोग। इसी तरह श्रु धातु का प्रयोग, आप धातु का प्रयोग करते हुए यहाँ उदाहरण के वाक्य थे। सहवचनम शृणोति, शृणोतु अशृणोत्वा, या सह धनम आपनोति, आपनोतु आपनोत्वा, या सह शक्नोति, शक्नोतु अशक्नोत्वा। तो अभी हमारे सामने अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्य हैं। इनको मैंने हमेशा की तरह दूसरी स्लाइड पर बड़े अक्षरों में ले लिया है। तो इनकी संस्कृत आपने बनाई होगी, अपनी कॉपी में लिखी होगी। अब मैं यहाँ आपको उत्तर बता रही हूँ आंसर की में, आप उन्हें देखें और अपने स्वयं के उत्तरों की जांच करें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। देखिए, वह लिख रहा है, सह लिखन अस्ति। वे दो लिख रहे हैं, तौ लिखन्तौ स्तः। और वे सब लिख रहे हैं, ते लिखन्तः सन्ति। देखिए, सब कुछ एक वचन से द्विवचन में और द्विवचन से बहुवचन में गया। देखिए क्रम से, देखिए, सह, सह, तौ, ते, अस्ति, स्तः, सन्ति, और लिखन, लिखन्तौ, लिखन्त। इस तरह से हम वचन का ध्यान रखकर वाक्य बनाएंगे तो कभी भी वाक्य गलत नहीं होगा। क्रिया के साथ कर्ता का संयोजन भी हमें उसी तरह करना है, और विशेषण के साथ विशेष का संयोजन भी हमको नियमों के अनुसार करना है। तू काम कर रहा है, त्वं कार्यम कुर्वन् असि। तुम दोनों जा रहे हो, युवाम गच्छन्तौ स्थः, असि स्थः। अगला देखिए, तुम सब हंस रहे हो, यूयम हसन्तः स्थ। मैं फलों को देख रहा हूं, अहम फलों को बहुवचन फलानि देख रहा हूं, पश्यन् अस्मि। हम दोनों जल पी रहे हैं, आवाम जलम पिबन्तौ स्वः। हम सब फूल सूंघ रहे हैं, वयम पुष्पाणि जिघ्रन्तः स्मः। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं देख रहा हूँ, तुम सब हंस रहे हो, ऐसे प्रयोग में हम अगर लट लकार का प्रयोग करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ते हसन्ति, ते पठन्ति, अहम पश्यामि, अहम पश्यन् अस्मि, या अहम पश्यामि। यूयम हसथ या यूयम हसन्तः स्थ, दोनों ही लिखेंगे तो आप
गलत नहीं होगा, पर ये जो पश्यन् अस्मि या हसन्तः स्तः या पिबन्तौ स्वः जिघ्रन्तः स्मः वाले जो प्रयोग हैं वो थोड़े उच्च कोटि के हैं। जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनको ऐसे प्रयोग करने चाहिए। वह पढ़ रहा था, अब भूतकाल में चलिए, सह पठन आसीत, तू भोजन कर रहा था, त्वं भोजनम कुर्वन् आसीहि। मैं काम कर रहा था, अहम कार्यम कुर्वन् आसम। रमा पढ़ रही थी, रमा पठन्ती आसीत। और अब भविष्य काल देखिए, बालक लिख रहा होगा, बालकः लिखन भविष्यति। अब यहाँ देखिए, जो पक्षियों के नाम बताए थे उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना था कि इधर आते हुए कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो। आते हुओं को देखो, तो आगच्छन शब्द द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में गया है ना। पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तम पठन्तौ पठतः। अत्र आगच्छतः कोकिलं हंसं मयूरं शुकं च पश्य। अगला देखिए, वहां बैठे हुए, तिष्ठन् तिष्ठन्तौ तिष्ठन्तः तिष्ठन्तं तिष्ठन्तौ तिष्ठतः। वहां बैठे हुए, तत्र तिष्ठतः, कबूतरों को, कौओं को, बगुलों को और उल्लुओं को देखो। कपोतान का कान, बक कान, उलू कांच पश्य। काम करते हुए बालक को लड्डू दो, बालक को लड्डू दो। बालकाय मोदकम देहि यच्छि। तो काम करते हुए, तो कुर्वत शब्द में भी चतुर्थी लगेगी, क्योंकि ये जो शत्रु प्रत्यय के प्रयोग होते हैं ये निरंतरता वाली क्रिया में, मतलब लट लकार के अर्थ में तो किए ही जाते हैं। करता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, इस तरह से विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ ये विशेषण है, काम करता हुआ बालक, तो उसमें बालक में जब चतुर्थी लगी है तो कुर्वत शब्द में भी चतुर्थी लगी। कार्यम कुर्वते बालकाय मोदकम देहि। काम करते हुए मनुष्य का यश होता है, तो कार्यम कुर्वतः, मनुष्य का, मनुष्यस्य उसका विशेषण है करता हुआ मनुष्य, तो कुर्वत शब्द में भी षष्ठी का एक वचन लगा। कार्यम कुर्वतः जनस्य यशः भवति या यशः प्रसरति। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो हमने सकारांत शब्द पढ़े उनका प्रयोग करके, उनका विविध विभक्तियों में प्रयोग करके हमको वाक्य रचना करनी है। जल के लिए पयस, यशस, शिरस, तालाब के लिए सरस, मन के लिए मनस और अंधकार के लिए हम तमस शब्दों का प्रयोग करें तो इस पाठ की जो शर्त है वो पूरी होती है। जल पियो, तो पयः पिब। यश के लिए, यश में चतुर्थी, यशस शब्द की चतुर्थी बनेगी यशस्ते यतस्व। अपना सिर छुओ, स्वस्य शिरः स्पृश। तालाब में बगुले हैं, तो सरस सप्तमी लगी, सरसी बकाह संति। अपना मन पवित्र करो, स्वस्य मनः, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, अपने मन को पवित्र करो, मन में द्वितीया लगी, मनः शुचि कुरु। अंधकार में मत बैठो, तमसी मा तिष्ठ। अब ये ग खंड देखिए, श्रु धातु का प्रयोग। वह मेरा भाषण सुनता है, सह मम भाषणम शृणोति। तू दूसरे का वचन सुनता है, त्वम परस्य वचनम शृणोसि, मैं तेरा वचन सुनता हूँ। अहम तव वचनम शृणोमि, वह सुने, सह शृणोतु, तू सुन, त्वम शृणु मैं सुनूं, अहम शृणवानि उसने सुना, सह अशृणोत तूने सुना, त्वम अशृणोः मैंने सुना, अहम अशृणवम। अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। वयम पुष्पम जिघ्रन संति, तो वयम के साथ संति नहीं होगा, है ना, वयम स्मः। और फिर वयम बहुत सारे हैं तो जिघ्रन नहीं होगा, जिघ्रंतः, और फूल भी बहुत सारे हो जाएंगे, तो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा वयम पुष्पाणि जिघ्रंतः स्मः। कार्यम कुर्वम नरम यशम भवति, ये भी पूरा वाक्य गलत है ना। यशस शब्द का प्रथमा में यशम नहीं होता, यशः होता है। यशः भवति, यशम भवति नहीं होगा, तो यशः भवति। मनुष्य का तो नरम नहीं होगा, नरस्य, नरस्य यशः भवति।
अब चूंकि नरस्य में षष्ठी है तो कुर्वन शब्द में भी षष्ठी लगेगी, केवल कुर्वन नहीं होगा, कुर्वतः कार्यम कुर्वतः नरस्य यशः भवति, ये हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा। अब कह रहे हैं अभ्यास ग को बहुवचन में बदलो। तो आइए हमने जो एक वचन के वाक्य लिखे थे उसको बहुवचन में बदलते हैं। पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। तो अभी आपके सामने है दो ग के एक वचन के वाक्य, इनको आपको बहुवचन में बदलना था। मैं आंसर बता रही हूं, अपने उत्तरों की जांच कीजिए। सह मम भाषणम शृणोति, तो सह का बहुवचन हो गया ते शृणोति का शृण्वन्ति, ते मम भाषणम शृण्वन्ति। त्वं परस्य वचनम शृणोसि, तो यूयं परेषां वचनानि शृणुथ। अहम तव वचनम शृणोमि, तो अहम का बहुवचन वयम, तव या युष्माकम दोनों लिख सकते हैं, युष्माकम वचनम या वचनानि, और शृण्मः और शृणुमः दोनों रूप बनते हैं, वयम तव वचनम शृण्मः या शृण्मः, या वयम युष्माकम वचनानि शृण्मः या शृणुमः। सह शृणोतु ते शृण्वन्तु, त्वं शृणु यूयं शृणुत, अहम शृणवानि वयम शृणवाम। देखिए कर्ता भी बहुवचन में जा रहा है, क्रिया भी बहुवचन में जाएगी। सह अशृणोत ते अशृण्वन, त्वम अशृणोः यूयम अशृणुत, और अहम अशृणवम वयम अशृणुम। अब अगले ये जो दो प्रश्न है ख, इनके रूप लिखो। यशस, पयस, मनस या श्रु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो, ये हम पूर्व में ही लिख चुके हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, संधि करो। ये देखिए यहाँ पर रुध धंधि ही, शुद्ध धंधि ही, बुध धंधि ही और वृद्ध धनधि, ये चार सरल सी संधियां दी हुई हैं। केवल तृतीय वर्ण को चतुर्थ वर्ण ध को ही द में बदलना है तो ये बड़ी सरलता से हो जाएंगे। रुध धंधि रुद्धि ही, शुद्ध धंधि शुद्धि ही, बुध धंधि बुद्धि ही और वृद्ध धंधि ही वृद्धि ही। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि ये जश्न संधि केवल इतनी सी नहीं है, बहुत विस्तृत है, इसके दोनों सूत्र हैं। और मैंने जो वीडियो आई बटन पर लगाया था और जो वीडियो मैं आपके एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ जश्न संधि का, उसे आप अवश्य समझें और जश्न संधि को विस्तार से जानें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज अभ्यास 26 भाग 2 के अंतर्गत अर्थात आंसर की के लेसन 53 के अंतर्गत बताए गए सारे नियम और बताए गए सारे अनुवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अगले पाठ के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।